जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग जीडी मॉडल सेट 61 को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, भारत के कबड्डी संघ के अनुसार कबड्डी के मैदान की माप मीटरों में क्या होनी चाहिए। मतलब कबड्डी का जो मैदान होता है उसका आकार क्या होना चाहिए। तो कबड्डी के मैदान का जो आकार होता है वो 13 मीटर लंबा और 10 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। तो 13 गुना 10 मीटर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही हमारा अगर फिट में रहता तो ये 43 फीट लंबा होता है और 33 फीट इसकी चौड़ाई होती है। तो मीटर और फीट दोनों में इस सवाल को याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युद्धपोत का निर्माण भारत में कहाँ होता है। तो भारत में युद्धपोत का निर्माण मझगांव शिपयार्ड गोवा से युद्धपोत का निर्माण होता है। अगर सबसे पहले भारत का सबसे पहले युद्धपोत की बात करें तो INS विक्रांत सबसे पहला भारत का युद्धपोत है। और अगर सबसे पहले स्वदेश में निर्मित सबसे पहले युद्धपोत की बात करें तो INS विराट भारत का सबसे पहला, भारत में बना सबसे पहला युद्धपोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया। तो अगर देखा जाए तो चोल साम्राज्य का अंत हुआ कैसे, इस चीज़ का अभी तक सही तरीके से जानकारी तो नहीं मिल पाया कि चोल साम्राज्य का अंत किस तरीके से हो पाया। तो मोहम्मद गजनवी भी नहीं कर पाया, नहीं किया, मोहम्मद गौरी भी नहीं, मालिक कपूर भी नहीं। तो इसका सही वर्णन ही अभी तक नहीं मिल पाया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हम लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया एक किताब है। या भारत की खोज, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर भारत की खोज, भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब ये जिसमें गति पहले दे, गति देने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है किसमें, तो डायनेमो में या फिर जनरेटर जो होता है उसमें हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर बैटरी जो होता है, बैटरी से जो कनेक्टेड रहता है, ये डीसी को, बैटरी में डीसी रहता है और ये डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। और ये मोटर, विद्युत जो मोटर है, विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे ही मोटर में हम लोग बिजली देते हैं तो उसमें विद्युत ऊर्जा होता है और वो घूमने लगता है। तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा में वो परिवर्तित हो गया। तो मोटर जो है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई ऐसा कर जो डायरेक्ट हम सरकार को पे नहीं करते हैं, ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और प्रत्यक्ष कर ये है कि जो गवर्नमेंट को हम लोग डायरेक्ट पे करते हैं उसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो बिक्री कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, बाकी सारे कर प्रत्यक्ष कर हैं। ऑप्शन के बाकी सारे कर प्रत्यक्ष कर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है। तो गोदान पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है हमारा, आगरा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। आगरा से कौन सा NH गुजरता है, ये हमसे पूछा गया। तो NH2 आगरा से होकर गुजरता है, जो कि NH2 ये दिल्ली को कोलकाता से ये जोड़ता है NH2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। ये अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु भरतनाट्यम यहाँ की नृत्य शैली है। और अगर केरल की बात करें तो केरल में कथकली केरल का नृत्य है। और अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में यक्षगान यहाँ का नृत्य शैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा है, एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा है। तो एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग को चलाया गया था 1916 ईस्वी में। यह अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और खिलाफत आंदोलन अली बंधु द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जिस दिन मृत्यु हुआ था, गोली मारा गया था, उस दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर 15 जनवरी की बात करें तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है दीपिका कुमारी किस खेलकूद से संबंधित है? तो दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से, तीरंदाजी से दीपिका कुमारी का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतीय राज्य कसौली किस राज्य में है? कसौली हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। साथ ही साथ अगर पर्वतीय राज्य में बात करें तो शिमला, शिमला भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो मनाली, मनाली भी हिमाचल में ही पड़ता है। और इसके अलावा बात करें तो ऊटी, ये भी एक पहाड़ी राज्य ही है। और ये सारे राज्य जो एक कुल्लू, ये भी जो है ये सारे राज्य हिमाचल के ही पहाड़ी राज्य हैं, पर्वतीय शहर है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ 1857 की क्रांति के समय लखनऊ में कौन इस विद्रोह को आगे बढ़ाया था? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध लिखा हो, ये बेगम हजरत महल यहाँ कर देते हैं, हजरत महल, बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व किए थे। अगर ये तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे कानपुर से, तात्या टोपे कानपुर से नेतृत्व किए थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से और नाना साहब भी कानपुर से ही नेतृत्व किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य हमें पता होना चाहिए कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेग बीमारी किससे फैलती है? तो प्लेग चूहा से फैलता है। अगर कुत्ता से बात करें तो कुत्ता से रेबीज फैलता है। मच्छर से कह सकते हैं कि मलेरिया, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। अगर मक्खी से बात करें तो सीसी मक्खी से सोने की बीमारी स्लीपिंग डिस्क होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है? जैसे गोली दागा जाता है तोप का पीछे की ओर खिसकना न्यूटन के तीसरे नियम के कारण ये होता है। या फिर नाव पर चढ़ने के बाद नाव का पीछे की ओर खिसकना, ये भी न्यूटन के तीसरे नियम के कारण होता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, इसमें ये कहा जाता है कि ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है, ना इसका निर्माण किया जा सकता है, ना इसको नाश किया जा सकता है। ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। अगर न्यूटन की गति के प्रथम नियम की बात करें तो इसे जड़त्व का नियम भी प्रथम नियम को कहते हैं। साथ ही साथ इसे बल का परिभाषा, न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। चलिए अगला सवाल है लोहा का अयस्क है, तो इसमें से हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। और अगर क्यूप्राइट बात करें, क्यूप्राइट तांबा का अयस्क है। और डोलोमाइट अगर बात करें तो मैग्नीशियम का अयस्क है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होती है? तो कोशिका विभाजन माइटोसिस से होती है। और माइटोसिस को समसूत्री विभाजन कहा जाता है, समसूत्री विभाजन। इस समसूत्री विभाजन में क्या होता है ना कि ये 2 चरण में होता है। पहले चरण में क्या होता है तो सबसे पहले केंद्रक अलग हो जाता है। केंद्रक अलग होने के बाद दूसरे चरण में क्या होता है तो कोशिका द्रव्य अलग होता है। इस तरीके से समसूत्री विभाजन होता है कोशिका में। चलिए अगले सवाल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वायु अवरुद्ध पिंजरे में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा हुआ है। तोता उड़ना आरंभ करता है तो स्प्रिंग तुला के पार्ट में क्या होगा? मतलब ये कि वायु अवरुद्ध पिंजरा है, उसमें एक स्प्रिंग लगा, उस स्प्रिंग पर क्या है ना तो एक तोता बैठा हुआ है। जैसे ही उसमें तोता उड़ना शुरू करेगा तो स्प्रिंग तुला में क्या होगा? तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उस तुला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वायु में नाइट्रोजन 78% है। वही ऑक्सीजन की बात करते तो ऑक्सीजन 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। रतौंधी की बात करें तो विटामिन ए सी, बेरी की बात करें तो विटामिन B1 से, और रिकेटस की बात करें तो विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए अगला सवाल है बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। अगर डाइन की बात करें तो बल का सीजीएस मात्रक है। और अगर वाट बात करें तो वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? तो पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर, और इस पर आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होगा और वही घनत्व की बात करें तो ये अधिकतम होगा। अगर -40 डिग्री सेल्सियस पर बात करें तो इस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी
का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस बात करें तो क्वथनांक, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तु देखने के लिए दूरबीन या फिर बाइनोक्यूलर का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापने का यंत्र क्या है? तो भूकंप मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, और उस पर जो ग्राफ बनता है कि 9.8 का है, 9.8 का या फिर 9.7 का, जो भी ग्राफ बनता है उसको रिएक्टर से मेजर किया जाता है। अगर लेक्टोमीटर की बात करें, लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का सर्वाधिक सुचालक कौन सा है? इसमें से चारों में सोना, चांदी, तांबा, लोहा में चांदी विद्युत का सबसे अच्छा और ताप का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला सवाल है, कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक है? कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। शक्ति की बात करें तो वॉट है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, और बल का मात्रक न्यूटन है, डाइन है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। चलिए अगला सवाल है, लीवर यकृत का मुख्य कार्य क्या है? तो लीवर का मुख्य कार्य दाब, रक्त दाब का नियंत्रण, पाचन क्रिया, रक्त साफ करना, श्वसन नियंत्रण करना। तो लीवर का पाचन क्रिया में मदद करता है। लीवर इससे जो है एक पैंक्रियाटिक जूस HCl यहाँ से निकलता है, साथ ही साथ पैंक्रियाटिक जूस को हिंदी में कहा जाता है पित्तरस। पित्तरस का यहीं से ये निकलता और अग्नाशय में पहुंचता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पित्तरस और भोजन को पचाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल का हिमांक क्या है? कितने डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल जमते हैं? तो 100 डिग्री सेल्सियस, -130, -180, -125। अच्छा, ये जो अल्कोहल का हिमांक है ना, अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमेगा, तो इस डिपेंड करता है अल्कोहल के प्रकृति पे कि कौन सा अल्कोहल है। जैसे अगर इथेनॉल की बात करते हैं तो इथेनॉल -114 डिग्री सेल्सियस पर ये इसका हिमांक बिंदु होता है, ये जमेगा। वही अगर मीथेनॉल की बात करते हैं, मीथेनॉल की बात करें तो ये -97.6 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाएगा। तो इस हिसाब से कोई ऑप्शन तो इसमें है नहीं, तो इसका अल्कोहल का हिमांक बिंदु इसके प्रकृति पे डिपेंड करता है। मिथेनॉल, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, इस पे डिपेंड कर जाता है। तो इसका उत्तर हम लोग बाय ऑप्शन के हिसाब से तो फिलहाल तो नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। आगे का सवाल है हमारा, ए की आयु बी से 20% कम है, तो बी की आयु ए से कितना प्रतिशत अधिक है? जब भी इस टाइप का सवाल है, ये से इतना प्रतिशत कम है तो ये से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसे सवालों को बनाने के लिए क्या करते हैं ना, सिर्फ हमें ये देखना है कितना प्रतिशत कम है, तो 25%। 25% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 25 और प्रतिशत के बदले नीचे 100, और ये 100 कट जाएगा एक बार में, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/4। तो ये सिर्फ देखना है 25% क्या है, कम है या अधिक है। कम है तो यहाँ पे साइन दे देते हैं माइनस का, समझने के लिए कि ये माइनस कमी को दिखा रहा है। अब सीधे हम लोग उत्तर करेंगे, ऊपर में 1 है तो 1 ही रखेंगे, और नीचे अगर यहाँ माइनस का साइन आया, कमी अगर दिखा है, तो इसी दोनों को माइनस करके हम लोग नीचे रखते हैं और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं। तो 100/3 आ जाएगा, 33.1/3%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमांशी और प्रियंका की आयु में 3:5 का अनुपात है। यदि दोनों की आयु का योग 80 वर्ष हो, 10 वर्ष पश्चात हिमांशी की आयु और प्रियंका की आयु कितने वर्ष होगी? ये कह रहा है ना कि हिमांशी और प्रियंका की आयु में 3:5 का अनुपात है। मतलब यह है कि हिमांशी की आयु 3 है और प्रियंका की आयु 5 है। अब कह रहा है दोनों की आयु का योग 80 है, तो अनुपात से देख लेते हैं योग कितना है, 3 और 5 हो गया 8। अनुपात से योग है 8 और हमारे सवाल से योग है 80, तो कहेंगे 8 बराबर 80 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 10 के। 1 बराबर 10 के, तो 3 किसके बराबर, 10 या 30 के, और 5 किसके बराबर, 10 बचे 50 के। वर्तमान में आयु निकल गया, लेकिन पूछ रहा है 10 वर्ष पश्चात हिमांशी की आयु, तो 10 वर्ष इसमें जोड़ देते हैं, और प्रियंका दोनों का 10-10 वर्ष बाद का पूछ रहा है। 30 की है, 10 वर्ष बाद 40 की, 50 की तो 10 वर्ष बाद 60 की, 40 और 60 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 18, 11, 14 और इस तरीके से 22वें पद का योग क्या होगा? तो योग के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, योग के लिए एक फॉर्मूला हम लोग योग के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2 × n।
या फिर n/2 इंटू लास्ट प्लस फर्स्ट कहते हैं। तो अब क्या है ना कि ये लास्ट 22वां पद मेरे पास है ही नहीं, तो सबसे पहले ये लास्ट 22वां पद जो है ना, 22वें पद को हम लोग लास्ट पद, अंतिम पद कह सकते हैं। पहले तो ये l निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो 22 पद का मतलब है टोटल नंबर है 22, तो एक n का एक फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1 होता है। अब n की जगह लोग टोटल 22 पद हैं, तो n की जगह 22 रख लेते हैं, बराबर लास्ट मेरे पास है नहीं, फर्स्ट कितना है, तो फर्स्ट है 5, तो f की जगह पर रख लेते हैं 5, और d होता है डिफरेंस, तो ये 3 3 का डिफरेंस है, नीचे रख लिए 3 और प्लस हो गया 1, तो +1 को इधर भेज लेते हैं, -1 हो जाएगा, 22 में से 1 माइनस हो जाएगा 21, और 21 को 3 से गुना कर लेते हैं तो 63 बराबर l माइनस 5, -5 को इस तरफ भेज लेते हैं तो +5, तो 63 और 5 हो जाएगा 68, तो l निकल गया 68, रख लेते हैं अब यहाँ पे l की जगह पर 68 हो गया, f है 5 और बटे में हो गया 2 और गुना में है n कितना है हमारा, तो 22 है, तो 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, 68 और 5 8 5 हो गया 73 और 11 को गुना कर लेते हैं, 11 33 का 3 बाकी हो गया 3, 11 से 77 3 हो जाएगा 80, 803 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा सवाल है ये 5x² माइनस 32x प्लस 12 इसका गुणनखंड करना है, तो एक काम करते हैं, इसको बाय ऑप्शन ही काम करते हैं। अगर हम देखें सबसे पहले तो 5x² होना चाहिए, 6x को x से गुना करेंगे तो 6x² होगा, वो तो होगा नहीं, जबकि 5x² होनी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं 5x को x से गुना करते हैं तो 5x² हो सकता है, अगर इसमें देखें तो 5x को x से गुना करते हैं 5x² हो सकता है, x को x से गुना करते हैं तो x², जबकि होना चाहिए 5x², दो ऑप्शन तो निकल गया। लास्ट में देखें तो +12 है, अगर इसमें -2 लास्ट वाले को गुना करते हैं, -2 और -5 को गुना करते हैं तो आता है +10, जबकि यहाँ होना चाहिए था +12, ये भी नहीं होगा। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, लेकिन चेक कर लेते हैं, -2 और -6 को गुना करेंगे तो -2 -6 गुना हो जाएगा तो 12, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवाल को बाय ऑप्शन हम लोग आसानी से तुरंत निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। अगर परिमाप 18 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज है और परिमाप 18 है, तो भुजा निकाल लेते हैं। भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, तो परिमाप में 3 से भाग लगा देते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में 3 बराबर भुजा होता है, तो ये कट जाएगा 6 बार में। तो समबाहु त्रिभुज का भुजा मिल गया 6, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 और गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा जो हमारा है 6, तो 6 गुना हो जाएगा 6, तो ये कट जाएगा 6 गुना 6 36 होता है, 4 से 36 कट जाएगा 9 बार में, क्या बचा 9√3, 9√3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक व 6 मीटर कम है, जिसका परिमाप 148 मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। काम करते हैं, तो इसको एक बाय ऑप्शन निकालने की कोशिश करते हैं। हमसे क्या बोला, अगर निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो जो रूल्स है फॉर्मूला है उसी से हम लोग काम करेंगे। सवाल में ये बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 3 गुना, पहले तो लंबाई जो होनी चाहिए चौड़ाई से 3 गुना से 6 कम। पहले अगर ये देखें चौड़ाई है 20, 20 का 3 गुना करते हैं 60, 60 से 6 कम करेंगे तो हो जाएगा 54। क्या यहाँ 54 है, क्या नहीं है, 45 है, ये तो होगा नहीं। 44 है इसकी लंबाई, और चौड़ाई जो कम होता है वो इन जनरल चौड़ाई होता है, तो चौड़ाई है 30, 30 का 3 गुना करेंगे 90, 90 में से 6 कम करेंगे तो आ जाएगा 84। यहाँ 84 भी नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ 30, 30 44 बातें तो वही हो गई, ये भी नहीं होगा। अब इसको अगर चेक करें, चौड़ाई है 20, 20 का 3 गुना करते हैं तो आएगा 60, और 60 में 6 कम करते हैं तो 54, यहाँ 54 आ गया ना, तो एक बाय ऑप्शन हम लोग काम कर लिया आसानी से, आंसर भी हमारा आ गया। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोलाकार गुब्बारा जिसमें हवा भरने से इसकी त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, तो आयतन व भुजा बढ़ेगी। तो इस सवाल में क्या है ना, आयतन व भुजा दोनों पूछा गया। भुजा ऑप्शन में तो एक ही है, सिर्फ आयतन। एक काम करते हैं, भुजा को हटाते सिर्फ आयतन रखते हैं। ये है कि त्रिज्या को दोगुना किया गया, तो आयतन क्या होगा। तो सिंपल सी बात याद रखना है, त्रिज्या को अगर दोगुना किया गया है तो आयतन क्या होगा, 2 गुना 2 गुना को इसको 3 बार रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 8 गुना। त्रिज्या अगर दोगुनी हुई तो आयतन हो जाएगा 8 गुना। वही अगर क्षेत्रफल पूछता तो ये 2 गुना 2 2 ही बार रखते, आयतन पूछेगा तो 3 बार करना पड़ेगा, तो 8 गुना हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी परिधि इसके पूर्व परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी। अगर त्रिज्या तिगुना किया तो परिधि की बात कर रहा है, तो ये सिंपल सी बात याद रखना, अगर त्रिज्या तिगुनी हुई तो परिधि भी 3 गुनी ही हो जाएगी। अगर त्रिज्या तिगुनी तो परिधि भी 3 गुनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
आसपास के आने वाले साउंड्स के लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 13x प्लस 42 0। इसको हल करना है कि x का मान क्या होगा। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझना है। अंत में देख रहे हैं तो ये प्लस 42 है। एक काम करना है, इस प्लस 42 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको गुना करने पे प्लस 42 है। तो हम कह सकते हैं कि 42 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, या फिर 2 को 21 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, या फिर 3 को भी कर सकते हैं ना, 3 को 14 से गुना करेंगे तो 42 आ जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि 6 को 7 से गुना करेंगे तो 42 आ जाएगा। इतना आ सकता है। तो हम ये कह रहे हैं ये तो 42 आ जाएगा। अब ये बीच में क्या है तो -13। क्या इस दोनों को प्लस या माइनस करके कुछ भी करके 13 आ सकता है? नहीं आ सकता है। 2 और 21 से 13 आ सकता है? नहीं आ सकता। प्लस या माइनस कर रहे हैं की बात कर रहे हैं। 14 और 3 से प्लस करते हैं तो 17 हो जाएगा, माइनस करते हैं तो 11 हो जाएगा, 13 तो नहीं आएगा। लेकिन जैसे इसमें आते हैं -7 -6 कर देते हैं तो -13 हो जाएगा। मतलब एक -7 और -6 रखते हैं तो प्लस 42 आ जाएगा, और प्लस करने पे -13 आ जाता है। तो x का मान क्या करना होगा, अगर यहाँ -7 आया तो मान इसका प्लस में होगा, यहाँ -6 है तो इसका मान प्लस में होगा। तो यहाँ माइनस में आएगा तो यहाँ उसका मान प्लस में हो जाता है। तो 7 और 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से बिना तोड़े इसको हम लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10x का मान 12/13 दे दिया है, तो sin x बटे cos x और बटे cos x माइनस sin x का मान हमसे पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, इसमें 10 को हम लोग लिख सकते हैं sin x बटे cos x, या फिर इतना नहीं करते, काम करते हैं, हमारे पास क्या है ना sin x प्लस cos x है। एक काम ये करते हैं कि ये जो sin x बटे cos x है, sin x प्लस cos x, और नीचे में cos x माइनस sin x है। एक काम करते हैं, ऊपर में सब में cos x से भाग लगा देते हैं। तो इस sin x में cos x से भाग लगाएंगे तो बन जाएगा 10x, sin x बटे cos x 10x। इस cos x में cos x से भाग लगा देते हैं तो आ जाएगा 1। और नीचे अगर आते हैं तो cos x में अगर cos x से भाग लगा दिए तो आ गया 1, और sin x में cos x से भाग लगा दिए तो क्या आ जाएगा, पूरे में ऊपर नीचे दोनों में cos x से भाग लगा दिए, इस sin x में cos x से भाग लगा देंगे तो sin x बटे cos x 10x। अब 10x का मान 12/13 दे दिया है, तो यहाँ रख लेते हैं 12/13 और प्लस 1, और यहाँ पर 1 माइनस 12/13। अब एक में इसको जोड़ लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 25/13, और इसको माइनस करते हैं तो क्या मिल जाएगा, तो 1/13, 13 चला जाएगा ऊपर, नीचे रहेगा 1, 13 से 13 खत्म, क्या आ गया 25/1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 41 नंबर सवाल। हमारा सवाल है, एक 60 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े बरामदे को ढकने के लिए 10 डेसीमीटर व 9 डेसीमीटर के कितने पत्थर लगेंगे। जैसे ये कितने पत्थर लगेंगे ये सवाल पूछे तो बड़े वाले में से छोटे वाले को भाग देना होगा। तो बड़ा आकार क्या है 60 गुना 6, तो बड़ा आकार है 60 गुना 6, इसमें छोटे वाले से भाग लगा देते हैं 10 गुना 9 से। लेकिन ध्यान ये देना है ये 10 डेसीमीटर है और यहाँ पे मीटर था, तो एक काम करते हैं इस मीटर को डेसीमीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर को डेसीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से गुना करना पड़ता है। एक बार 10 से गुना किए तो ये 60 वाला चेंज होगा, दूसरी बार 10 से गुना करते तो ये 6 वाला चेंज हो जाएगा। हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 से 2 बार में और 3 से 3 बार में, 3 से इसको काट लेते हैं 20 बार में, क्या क्या बच गया 20 गुना 2 गुना 10, तो क्या आ जाएगा 400, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का योग 97 उसका अंतर 37 है तो गुणनफल क्या होगा। सिंपल सी बात है, योग 97 है, a प्लस बी है 97, उसका अंतर 37 है, मतलब a माइनस बी बराबर है 37। दोनों को जोड़ लेते हैं, a प्लस ए हो जाएगा 2a, एक b प्लस में एक b माइनस में कैंसिल, 7 और 7 हो गया 14, और ये 10 और 3 13, 134। 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 6 दूना 12 और ये 7 दूना 14, ए बराबर आ गया 67। ए और बी मिलकर 57 है, जिसमें से ए 67 है तो बी कितना हो जाएगा, इसमें से 67 को हटा लेते हैं तो बी आ जाएगा 30। तो हमसे पूछा है इसका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, तो हो जाएगा 0 और 27 का 1 बाकी 2, और 6 गुना 3 18, 18 2 हो जाएगा 20, 20 10, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी सामान का दाम लागत से 20% अधिक लिखता है, ग्राहक को छूट देता है, 8% का लाभ कमाता है, तो छूट प्रतिशत क्या है। जब भी ऐसा सवाल दिखे कि 20% अधिक छाप दिया, फिर छूट दे दिया, फिर लाभ हो गया, तो छूट का मतलब कुछ ही इसमें पूछ देगा। तो एक काम करना है, यहाँ एक फॉर्मूला लगाना है, m - d - md/100,
और इसका वैल्यू प्लस में आए तो लाभ होगा, इसका वैल्यू माइनस में आए तो हानि होगा। एम क्या होगा, कितना परसेंट बढ़ाकर छापा, तो 20% बढ़ाकर छापा, यहाँ 20 रख देते हैं, छूट पता नहीं है। फिर माइनस 20 गुना डी बटे 100 और बराबर में लाभ हुआ है तो प्लस में रख लेते हैं, 8% का लाभ है तो प्लस 8 रख लेते हैं। अब 20 से कट जाएगा ये 5 बार में, 8 को इस तरफ लेके आ जाते हैं तो इधर 20 है, 20 में से 8 माइनस हो जाएगा 16 और बाकी इस पूरे पार्ट को उस दूसरे तरफ लेके चले जाते हैं। माइनस डी उधर जाके प्लस डी हो जाएगा और ये माइनस डी बाई 5 उधर जाके प्लस डी बाई 5 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा सॉरी यहाँ पर 20 में से 8 माइनस होगा 12, यहाँ बचेगा 12। चलिए डी प्लस डी बटे 5 को जोड़ते हैं तो 6 डी बटे 5 आ जाएगा, तो ये 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में और 2 गुना 5 हो जाएगा 10, तो डी बराबर क्या आ गया, 10% आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी बराबर 9 तथा ए बी बराबर 20 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे सवाल के लिए क्या करते हैं, सिंपल सी बातें सोचते हैं, ऐसा कोई 2 नंबर सोचना है जिसको जोड़ने पर 9 आए और उसको गुना करने पर 20 आए, तो एक ही बार में नजर आ जाता है कि 5 और 4 दोनों को गुना करने पर 20 आ रहा है, जोड़ने पर 9 आ रहा है। तो हमसे पूछा ए का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और बी का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 जोड़ लेते हैं तो 41, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन भुजा वाले बहुभुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो विकर्णों का फॉर्मूला जब भी आ जाए तो हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2, ये हमारे विकर्ण का फॉर्मूला होता है। तो इस किसी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर सवाल सीरीज का है। 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आराम के लिए ताजगी तो स्नान के लिए। आराम से ताजगी आती है तो स्नान करने से क्या होगी, स्नान करने से क्या आ जाएगी, स्वस्थ है, स्वच्छता है, स्नान ग्रह है, पानी है, तो इसमें कह सकते हैं कि स्नान करने से स्वच्छता आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि इसको लिखा गया है, ये तो इकोनॉमिक्स का पूछा गया, ध्यान से देखते हैं क्या किया गया है। सबसे पहले तो इसमें REC फिर इधर है ER, इसको क्या क्या कर दिया गया सही तरीके से समझना होगा। अच्छा एक काम करते हैं, ये 4 पार्ट में यहाँ से खींच देते हैं एक लाइन, 4-4 भाग में इसको बांट देते हैं, शुरू से 4 और अंत से 4, बीच वाले को छोड़ देते हैं। तो शुरू वाले 4 लाइन को क्या किया गया है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको नहीं, ये 4-4 लाइन नहीं, ये 2-2 को ही पलटा गया है। जैसे RE है ER लिख दिया गया, फिर उसके बाद इसको सही तरीके से थोड़ा सा बड़ा करके इसको देखते हैं और आसानी से हमारा काम हो जाएगा। अगर इसको ध्यान से देखें, RE है तो ER किया गया, EC है तो हम CE कर देंगे, फिर उसके बाद देखें तो CE है तो यहाँ पे EC कर दिया गया, ON है तो NO कर देंगे, साथ ही साथ ऑप्शन भी देखते जाते हैं, CENO अभी तक तो 2 ऑप्शन में है। फिर उसके बाद चलते हैं तो S बीच वाले को ये ऐसे ही छोड़ दिया, बीच वाले को S को ऐसे ही, तो हम लोग O को O ही छोड़ देते हैं। फिर क्या है SI है तो यहाँ पे IS कर दिया, तो यहाँ पे आते हैं MI है तो IM कर देते। फिर ऑप्शन में जाके अगर देखें अभी तक तो यहाँ भी IM, यहाँ भी IM, फिर यहाँ ON है तो NO कर दिया और हमारा लास्ट में CS है तो SC कर देते हैं, SC ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 49 नंबर सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। एक काम करते हैं, इस सवाल में नहीं यहाँ पर ये करना होगा, इसके द्वारा लिखा जा सकता है। तो अगर आकर देखें क्या ये लिखा जाएगा, तो इसमें ई दिख रहा है और इसमें पूरे में ई है नहीं, ये तो बनेगा नहीं। फिर अगर इसमें भी देखें तो 2 बार ई है और इसमें ई है नहीं, ये भी नहीं बनेगा। इसमें भी है तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि इस पूरे पार्ट में ई है ही नहीं। इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, जबकि ई ऊपर वाले में है ही नहीं, तो ये तीनों तो नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर बी ही बन सकता है, ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। एक काम करते हैं, यहाँ रखते हैं और ये नीचे की ओर दक्षिण होता है, 8 किलोमीटर भेजा देते हैं। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर गया, ये हो गया पश्चिम और इधर चल गया 3। फिर ये उत्तर की ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर गया। ये पूरा लाइन अगर 8 मानते हैं तो यहाँ इसको 5 बना देते हैं, थोड़ा सा नीचे। अंत में पूर्व की दिशा और 3 गया, और जब नीचे 3 है तो यहाँ का यहाँ पूरे 3 चला जाएगा। तो हमसे बोल रहा है अशोक शुरू के स्थान से किस दिशा में था, तो शुरू यहाँ से किया है और ये अभी फिलहाल इस पॉइंट पर है, तो शुरू से किस दिशा में, नीचे। नीचे का मतलब दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। और बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।